प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं और 22 फरवरी का इंतज़ार सभी हमारे 10th के और 12th के बच्चे कर रहे होंगे। इस समय तो प्री बोर्ड चल रहे होंगे। चिंताएं धीरे धीरे लग रहा होगा कि हाँ, हम लोग क्रैक कर लेंगे, किसी के मन में कुछ विचार होंगे, कोई नहीं। मैं आयुष्मान आपके साथ आज जुड़ रहा हूँ फिर से बोर्ड एग्ज़ाम की एक बेहतर तैयारी के लिए, जहाँ पर आप स्मार्ट तरीके से कैसे अच्छे अंक लाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बड़ी सी घड़ी आपके सामने दिखाई दे रही होगी जो टिक टिक करने वाली है और आपकी दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली है। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जीवन बड़ा ही होता है ना कि हम जब कोई तैयारी करते हैं तो एक मन में हताशा, निराशा आती है। तो अपने बच्चों को मैं अक्सर एक कविता गुनगुनाता हूं और उनको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं। तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ भी मैं इस कविता से शुरुआत करूं और फिर आपको ले चलूं उस यात्रा में, जिस यात्रा में आप जाने वाले हैं बोर्ड एग्जामों की तरफ। तो सुनाते हैं हम आपको ये कविता। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर मन शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे तो जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल पाओगे। तो बच्चों, ये जो लास्ट वाला जो एक लाइन थी कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल पाओगे, तो घबराना नहीं है। हम जानते हैं कि हाँ, कई सारे हमारे नटखट बच्चे ऐसे हैं। मेरी क्लास में अक्सर मैंने देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई से एक अलग तरीके का फोबिया रहता है, वो दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति सर की एक जगह वो कुछ बोल रहे थे, तो मैं बड़ी अच्छी से उनकी पंक्तियों को याद कर रहा था कि कहा कि मैंने कई बार अवसर दिया अपने टीचर्स को कि भाई हमें आप रोक सको तो रोक लो। मैं क्लास में गया लेकिन टीचर ही नहीं रोक पाया। तो सच्चाई ये है कि हमेशा कमियां बच्चों की ही नहीं होती। तो कभी कभी होता है ना कि जब क्लास में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी, एक शिक्षक की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि हम उनको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं बच्चों। मैं पूरी उम्मीद के साथ कि आप अपने में बेस्ट हो। पहले तो आपको ये सोच के चलना है, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके मन में ये विचार होना चाहिए। जब आप अपने में जब सक्षम, अपने को जब तक आप नहीं झांकोगे, तब तक आपके अंदर एक ऊर्जा नहीं आएगी और आप हमेशा डरते रहोगे। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। डर किस बात का भाई? पढ़ाई ही तो है, अरे हो जाएगी, डरने की क्या बात है। तो निश्चिंत होके, आत्मीयता के साथ में, कम समय है, हम मानते हैं 1 महीना बचा, मान लेते हैं 30 डेज हैं आपके पास। 30 डेज का एक हम लोग प्लान क्रिएट करेंगे और एक बोर्ड परीक्षा की रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। 10th से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम 10th के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग 12th की चर्चा करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में इस बार क्या चेंज हुआ है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हमारे हाथ में पेन है और यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कलर। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम 10th बोर्ड की बात करते हैं, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, अब हम 10th में देखेंगे कि क्या कुछ नया चेंज हुआ है। क्योंकि देखिए, आप तो अभी फ्रेश बच्चे हो, 10th क्लास में सीधे सीधे गए हो और आपके सामने जो भी सिलेबस है वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, कभी कभी हम टीचर से भूलवश ये हो जाता है कि जो पुराना पैटर्न चल रहा होता है, हम उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, बोर्ड एग्जाम्स में कई सारी चीज़ें चेंज हुई। हिंदी में बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। हम लोगों ने बच्चों को याद कराया और उसके बाद रिजल्ट कुछ दूसरा निकला कि एग्जाम पेपर में वो चीज़ नहीं आई। तो होता है कि हमें भी अपडेट रहना है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए,
अगर हम बात करें कि अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पैटर्न हो गया वो हो गया एनसीईआरटी के आधार पर। अब ये एनसीईआरटी के आधार पर सब कुछ तो चेंज हुआ हाई स्कूल की अगर हम बेसिकली बात करें तो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट एज इट इज अभी हमारे यूपी बोर्ड के ही चल रहे हैं। जैसा कि हम बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी जो है ये अभी भी हमारा यूपी बोर्ड का चल रहा है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें कला, अब कला में पैटर्न तो वही है लेकिन इसमें एक चीज इसमें जुड़ गई, इसमें जो जुड़ाव हुआ है वो 20 अंकों का हो गया जो ऑब्जेक्टिव हो गए एमसीक्यू। पहले क्या होता था, स्मृति चित्रण हम लोग करते थे और ऑप्शनल होता था कि 3 खंड आपको, तीनों खंड में से कोई आपको 2 खंड करने हैं, इस तरीके से आपका दिया जाता था पेपर। लेकिन अब वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, यहाँ पे बदलाव हो गया, तो हमें यहाँ पर बच्चों को अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कला में याद कराने पड़ेंगे। पहले भी होता था लेकिन वो ऑप्शनल था, लेकिन अब मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें संस्कृत, गृह विज्ञान, तो कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी भी उनका पैटर्न लगभग वही है जो हमारा अभी यूपी बोर्ड में था, लेकिन हाँ कोर्स कुछ कम किया गया है पहले से, तो वो उसको हमें अपडेट करना। और हम बार बार आपसे कहेंगे जो भी अपडेशन आपको चाहिए वो आप केवल और केवल यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाइए या ऑथेंटिक आपको जो भी मिले मटेरियल वहाँ से आप लीजिए। ये बेकार के जो कई सारे चैनल्स खुल गए हैं, कई सारे जो चीज़ें चल रही हैं उनसे बचने का प्रयास करें। रील्स चल रही हैं, इंस्टा चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो उसमें क्या है आपकी पढ़ाई जो हो रही वो सही दिशा में ना जाकर वो डाइवर्ट हो जाएगी। और जो अच्छे प्लेटफॉर्म होंगे मैं उनको बताऊंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप हमारे यूट्यूब से वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑथेंटिक चैनल हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं खुद विभाग से हूँ और मुझे पता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, क्योंकि उसको जज करना, जब बाद में मेरे सामने बच्चे जब आते हैं बताते हैं सर इस तरीके से हमको कुछ मटेरियल मिला या चीज़ें मिली, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा मुझे देता है कि चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। और ख़ासकर यूपी बोर्ड का तो मटेरियल सही मिलता ही नहीं है। और कुछ चैनल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ चैनल्स हमने देखा है कि मैक्सिमम जो 90% है वो फेक है कंटेंट, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। तो अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे पैटर्न की जो इस बार का जो पैटर्न हमारा है, तो उसमें कुछ जो चेंज हुए हैं वो हमारे एमसीक्यू के हैं। अब सीधी सी बात है, हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये 6 सब्जेक्टों में अगर हम 6 गुणा 20 कर दें तो 120 के आसपास हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब जरा आप सोचो कि 600 का पेपर आपका आता है, अब 600 के पेपर में अब 120 नंबर केवल और केवल आपके एमसीक्यू कवर कर रहा है। 50 नंबर का बाकी आपका शेष पेपर होगा, मैं अभी आपको पूरा ब्रीफ उसको समझाऊंगा, पूरे अच्छे से समझाऊंगा, और 30 नंबर आपके इंटरनल। तो 70 नंबर के पेपर्स में अगर हम बात करें तो 20 नंबर तो आपके एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू पर भी हमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए कंपटीशन का मोड चालू हो गया आपका। मतलब हाई स्कूल में आपने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए, इसका जो उद्देश्य भविष्य का है वो यही है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, एसएससी में जाएं, पुलिस में जाएं, रेलवे में जाएं, आईएएस का एग्जाम दें, पीसीएस का एग्जाम दें, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सब में एमसीक्यू इस समय आप देख ही रहे होंगे हर तरीके से। आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं तो उसमें भी एमसीक्यू का बोलबाला है। तो ये चीज़ों को हमको यहाँ जानने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड में, तो यहाँ पर आपको 3 इमोजी बड़ी अच्छी सी दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा मैं पीछे हट जाऊँ। ये एक मुस्कुराता चेहरा, ये किताबों में उदास चेहरा, और ये तो पूरी तरीके से टूटा हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। यही हाल होता है जब बोर्ड परीक्षाएं पास में आती है। तो आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में आपकी तैयारी। तो जब बच्चों से मैं कभी कभी पूछता हूँ, कई स्कूलों में विजिट करता हूँ या बच्चों से इंटरेक्ट होता हूँ, तो जब उनसे ये प्रश्न पूछ दो, और ख़ासकर जब आपके यहाँ जब कोई रिश्तेदार आ जाए और वो भी कोई शिक्षक हो या उस बैकग्राउंड से हो, तो अगर आपसे वो पूछ दे कि भाई क्या तैयारी चल रही बोर्ड परीक्षा में, आओ जरा हमें कुछ बताओ, तो बस यही लगता है कि यार ये कहाँ फंस गए। तो ये सबके साथ होता है, तो बिल्कुल घबराओ नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आपके साथ। एक छोटा सा प्रसंग मैं जोड़ दूँ। जीवन में एक मित्र का होना बहुत ज़रूरी है। अब अपनी किताबों से, अब हाई स्कूल के बच्चों को भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इंटर वालों के लिए अलग से मैं एक बनाऊंगा, तो उस पर मैं उनसे डिस्कस करूँगा। लेकिन आज मैं टोटल अपने उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो अभी पहली बार एग्जाम्स में शामिल होने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताबें बहुत कुछ बोलती हैं।
आपकी किताबें ही आपकी दोस्त हैं। सच्चाई अगर आप ध्यान से देखें, मित्रता चैप्टर आप उठा लें आचार्य शुक्ल जी के बारे में, देखिए एक अच्छा मित्र जिसे मिल जाए समझो खजाना ही मिल गया। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, वो नीति और सद्वत का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब आप बताइए वहां से आपको शुक्ल जी किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, आप खुद जरा आत्मसात होइए। और सच्चाई ये है कि अच्छा मित्र मिलना मुश्किल आज, आपको जो सही रास्ते पर ले चले, सही दिशा दे सके। लेकिन अभी आपके जो मित्र मिलेंगे आपको डिटेक्ट करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ खुराफात सिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर देंगे कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बाकी सब जगह आपका मन लगने लगेगा। और बड़े ही अच्छे वो लोग हैं, कहेंगे बड़े किस्मत वाले हैं जिनको एक अच्छे दोस्त मिले हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। जब मैं हाई स्कूल की तैयारी कर रहा था तो एक बड़ा बढ़िया एक हम लोगों का एक तैयारी का वो होता था कि हम सब लोग एक साथ मिलकर कंपटीशन करते थे, एक ग्रुप बनता था, तैयारी कर रहे हैं, अनसॉल्व पेपर्स लगा रहे हैं, मतलब आपस में हम लोग एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। तो इतना स्वस्थ माहौल था और उस कंपटीशन का नतीजा ये हुआ कि हम लोग अच्छे नंबरों से आगे निकले और आज गवर्नमेंट सेवा में हैं। लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि ये है कि उस डर को हमने दूर किया, जिस डर को एक ग्रामीण अंचल के परिवेश से आप नहीं दूर कर पाते हैं। ये होता है ना कि हम अच्छे कॉलेज में अगर होते तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता, आज हम यहाँ पर हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारा रहन सहन उतना उच्च कोटि का नहीं, ये सब कुछ भी काम नहीं करता, ये सब बेकार की बातें। अगर आपने ठान लिया तो वो सब कुछ आप कर सकते हो। तो ये मुस्कुराता चेहरा ऐसा ही नहीं मुस्कुरा रहा है, और ये जो दुखी चेहरा है इसने कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है और इसने तो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई नहीं की है। तो हमें इसकी तरह थोड़ा सा मुस्कुरा लेना है, कोई बात नहीं, चिंता है। इस समय सिचुएशन सबकी लगभग ये होती है, किताबों में ही हमारी आंखें लगी हुई हैं। भगवान से रोज हम लोग विनती कर रहे हैं, हे प्रभु कि कुछ रास्ता हमें दिखाओ, क्या करें, कम समय बचा है, एग्जाम का पेपर है, पापा का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है, कंपटीटर का प्रेशर है, स्कूल में टीचर का प्रेशर है। बिल्कुल कोई प्रेशर ना दो। और मैं आपके गार्जियंस को भी अपील करना चाहूँगा, आपके टीचर से भी अपील करना चाहूँगा, ये हमारे खिलते हुए बचपन है, ये बचपन खिल रहे हैं, ये टीनेजर्स के जो हमारे बच्चे हैं ये अपनी किशोरावस्था को परिपक्व हो रहे हैं और ऐसे समय में इनके अंदर खुद एक उत्तेजना है, उनके अंदर एक भाव है, कुछ कर पाने की इच्छाएं हैं। तो प्लीज़ आप इनको उस रूप में ना देखें कि ये इतने नंबर लाएंगे तभी कुछ हम करेंगे, या आप इनको वो कर दें। अरे ये आपके फूल हैं, ये खिलेंगे। हर फूल का रंग अलग होता है, हर क्यारी का रंग अलग होता है, हर विस्तृत जो हमारा आकाश है उसमें भी बादलों का भी रंग अलग होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब एक ही जैसा हो, और जब सब एक साथ मिलते हैं तभी एक सुंदर एक समागम होता है, एक सुंदरता सामने परिलक्षित होती है। तो यहाँ हमें देखना ये कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस इनको हमें सपोर्ट करना है। इनके साथ आप जुटिए, आप भी लगाइए क्वेश्चन साथ में, आप भी कहिए कि चलो एक बोर्ड की कॉपी मैं भी लिखूंगा तुम्हारे साथ बैठ के, तुम्हारे साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कॉपियाँ वगैरह मिल जाती हैं, आप मंगा लीजिए, बच्चों के साथ जोड़िए, बच्चों को हौसला मिलेगा। केवल वो युद्ध में नहीं जा रहे हैं, आप भी उनके साथ में हो। और ये युद्ध कैसा है, ये एंजॉय का युद्ध है, इसमें किसी का कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो बिल्कुल आप सभी से अपील है, अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें और कोई उन पर प्रेशर मत दें। अगली स्लाइड में ये देखिए मुस्कुराने लगा, क्यों? क्योंकि इसको एहसास हुआ कि चलो ठीक है, अब आयुष्मान सर आ गए हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ बात आयुष्मान सर की नहीं है, बात है कि यहाँ पर हम अपने अंदर किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पर बात है कि ये जो हंसता हुआ चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये एक भाव है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जब जाता है तो डॉक्टर भी दो तरीके के होते हैं, भले ही कितनी गंभीर बीमारी हो, कितना ही संकट हो, लेकिन एक डॉक्टर की मुस्कुराहट जो होती है वो उस मरीज के अंदर एक बहुत अच्छी उम्मीद लाती है। वैसे ही जब हमारा बच्चा कमज़ोर हो, जब उसको हताशा हो, निराशा हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे का हाथ पकड़ें, एक अच्छे सारथी बने उसके। अरे वो अर्जुन है, वो तीर बढ़िया चलाएगा, चिड़िया की आंख पर ही मारेगा, लेकिन हम उसे हतोत्साहित करेंगे तो भला कर पाएंगे। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया तो कौन था सारथी? भगवान श्री कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया था। तो आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों का साथ दें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, उनसे कहें कि बेटा तुमको जो अच्छा लगे तुम एक बार शुरुआत वहीं से करो। कोई टॉपिक तुमको अच्छा लगे, कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगे, वहां से उसको टच करो।
अभी देखिए कितना आनंद आ जाएगा। तो यहां पर कुछ बातें हैं, ये मुस्कुराता चेहरा आपका होगा और हैप्पी फेसेस के साथ हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 को क्रैक करेंगे पूरे आनंद के साथ। एक एक करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अब मैं बात करूंगा आपसे बोर्ड परीक्षा की रणनीति पर कि आखिर बोर्ड परीक्षा की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमें अब 30 दिन, हमारे पास केवल 30 दिन का समय है। अब 30 दिनों में हम पर डे के हिसाब से डिवीजन कर लें, कब क्या हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, कौन सा हमारा अच्छा है, किस पर हमें प्रैक्टिस हो गई है। तो हम अपना थोड़ा सा टाइम का अपना एक सेटलमेंट करेंगे और उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या टाइम एक होना चाहिए। मैं एक रूपरेखा दूंगा, बाकी आप खुद उसको निर्मित करें। देखिए, आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस, मार्क्स, एग्जाम पेपर कैसा होगा, OMR शीट क्या है, आंसर शीट क्या है, ये कई सारे प्रश्न आपके मन में दौड़ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपको बताएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने अंकों का आएगा। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कई सारे चैप्टर्स आपके हैं, तो उस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में किस चैप्टर से कितने अंक का है, हिंदी में किस अंक से किस चैप्टर से कितने अंक का आएगा। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं एग्जाम पेपर कैसा होगा, अब एग्जाम पेपर को भी हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। जो पहले के एग्जाम पेपर हैं उनको जरूर देखें। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जबरदस्ती की पढ़ाई पढ़ने लगते हैं। हमने देखा कि एप्लीकेशन नहीं थी हाई स्कूल में, और उसको भी उसमें क्या किया गया कि बच्चों ने याद करके गए, उनको वहाँ पे मिली नहीं। जब वो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन कई सारे आप गेस्ट पेपर देखेंगे, कई सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें आपको वो भी दी हुई है, तो बच्चे को वो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, वो कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रयास करेगा। तो बोर्ड के जो पेपर हैं वो ऑथेंटिक हैं, उन पर हमें फोकस करना है और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को हमें धार देनी है। फिर हम बात करते हैं OMR शीट। OMR शीट को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा है बच्चों में कि कैसे OMR शीट भरेंगे, कहाँ पर हमारी गलतियाँ होने के चांस हैं, कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो OMR शीट बहुत ही आसानी से हम आपको बता देंगे, कुछ हम वो आपको प्रैक्टिस करके यहीं पे ही बताएंगे कि कैसे पेपर आएगा और कैसे उसको भरना है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आंसर शीट। आंसर शीट को भी मैं डिस्प्ले करूँगा, एक डेमो उसका मैं दूंगा कि किस तरीके से आंसर शीट आपकी आएगी, इंटर में कितने पेज की होगी, हाई स्कूल में कितने पेज की होगी, उसका कलर क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा। तो बिल्कुल ना घबराइए। एक लंबा अनुभव रहा है बच्चों के बीच में। मैं काफ़ी मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाई बच्चों को। आज भी हमारे बच्चे हमको याद करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो वो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो कह रहे होंगे कि आयुष्मान सर एक नए कलेवर में आज नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ और इस समय मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, और बच्चों को पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उनको उनकी भावनाओं को पहले पकड़ने का प्रयास होना चाहिए सभी का, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो कोई टीचर हो। बच्चा क्या चाह रहा है, कैसे वो सेटिस्फाई हो रहा है, कैसे उसको समझ में चीज़ें आ रही हैं, उस पर उसको एक बार ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो जब आपके साथ घुल मिल जाएगा, जब आपकी बातों को समझने लगेगा, फिर आप उसके स्तर को बढ़ाते जाएं और उसके बाद उसको आनंद आएगा, तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही रॉकेट बन जाएगा। कि बच्चे हमारे बड़े ही एनर्जेटिक हैं। ये मुस्कुराता बचपन, अरे ये तो इतना सुंदर समय है, इनका स्वर्णिम काल है, और इस स्वर्णिम काल में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि IAS ही बने, कोई ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर ही बने। हो सकता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व बने, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे फूल बने जिनके लिए सभी सोचे कि काश मैं भी ऐसा होता। तो प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ में फिर आऊँगा और मैं आपको एक एक करके जितनी बातें मैंने बताई हैं इनको मैं डिस्प्ले करूँगा और आपके साथ में खुद बताऊँगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, कहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, कॉपी में कहाँ पर लाइन खींचनी है, कहाँ पर लिखना है, हेडिंग कहाँ देनी। क्योंकि देखिए, बोर्ड की कॉपियाँ हम लोग जाँचते हैं तो हमें पता है कि कहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो। गलतियां मिलती हैं, अच्छी कापियां भी मिलती हैं, तो उन कापियों से भी कहीं ना कहीं हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे अच्छा लिखते थे कि जिनको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो हमारी आपकी बात केवल बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहेगी, हम लोग और भी कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ कविताएं होंगी, कुछ कहानियां होंगी, कुछ गीत होंगे, कुछ संगीत होंगे। देखिए, माहौल को एकदम खुशनुमा बना के रखना है, तभी हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मैं मिलता हूं और मुस्कुराते चेहरे के साथ फिर आपके साथ में इंटरेक्ट करूंगा कि किस तरीके से मुस्कुराता चेहरा इधर है,
किस तरीके से हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। और आप जुड़े रहिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और अपने जो भी डाउट हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं मन में कि क्या होगा बोर्ड एग्जाम, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या चिंता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं एक एक करके जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आपको सारी जो भी जिज्ञासाएं होंगी इनको दूर करने का प्रयास करूंगा। बेस्ट ऑफ लक और साथ में अनंत अप्रतिम शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम 24 की। जय हिंद।